दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह साई-फाई लवर हो तो आपने कभी न कभी इंटरस्टेलर मूवी जरूर देखी होगी। दोस्तों, इंटरस्टेलर मूवी साल 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट की है। मूवी की कहानी फ्यूचर के अर्थ पर शुरू होती है जब इंसानों का अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। नासा के वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट और इंजीनियर अर्थ को छोड़कर एक ऐसे प्लेनेट की खोज कर रहे हैं जो कि हैबिटेबल हो सकते हैं। इस काम के लिए वो इंटरस्टेलर ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, ये तो मूवी का एक साधारण सा उपन्यास है। अगर आप साइंस फिक्शन मूवी और स्पेस ट्रेवल में दिलचस्पी रखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि मूवी के बारे में सिर्फ इतनी सी चीजें सुनकर ही आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हुए मूवी के उन तथ्यों को देखते हैं जिससे कि ये सदी की सबसे बेस्ट मूवी में से एक बन गई है। नंबर 1, मूवी की शुरुआत कौन से टाइम में होती है? अब दोस्तों, ये बात इतनी अच्छे तरीके से इंटरस्टेलर में बताई नहीं गई है। मूवी की शुरुआत में किसी भी तरह का टाइटल नहीं दिया गया है कि फिल्म 21वीं सदी या 22वीं सदी में शुरू होती है। हालांकि कैरेक्टर के एक डायलॉग से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी 21वीं सदी के अंत में शुरू होती है, तकरीबन साल 2080 या फिर साल 2090 के वक्त में। लेकिन ये भी पूरी तरीके से अनुमान की तरह है। अब मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने भी फिल्म के इस महत्वपूर्ण डिटेल को बताने से मना कर दिया था। अब शायद डायरेक्टर हमसे ये कहना चाहते हैं कि मूवी में जो कुछ हो रहा है वो अब से 5 साल बाद भी हो सकता है या 50 साल बाद भी हो सकता है। नंबर 2, इंसान धरती को छोड़कर जाना क्यों चाहते हैं? अब दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इस मूवी में किसी भी तरीके से एलियन का हमला नहीं हुआ है। असल में धरती पर ब्लाइट नाम की एक बीमारी फैल रही है जिससे अनाज की कमी हो रही है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होते जा रहे हैं। ये मूवी एक ऐसे फ्यूचर के बारे में बता रही है जब धरती पर इंसानों की संख्या एक के बाद एक आपदाओं की वजह से कम होती जा रही है। इस दुनिया में ज्यादातर इंसान अनाज की कमी की वजह से फार्मर बन गए हैं और ब्लाइट की वजह से उनकी फसलें खराब होती जा रही हैं। ब्लाइट एक प्लांट की बीमारी होती है जो कि सभी फसलों को खत्म कर रही है। ब्लाइट की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो अब हमारी धरती रहने के लायक नहीं रही है और इंसानियत बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाली है। क्रिस्टोफर नॉलन ने ब्लाइट नाम की इस बीमारी का इंस्पिरेशन डस्ट बाउल से लिया है जो साल 1930 से अमेरिका में आया करती थी। इससे सूखे और गलत फार्मिंग के तरीके से धूल के तूफान आया करते थे और सभी फसलें बर्बाद हो जाया करती थी। नंबर 3, मूवी की शुरुआत का ये भूत कौन है? दोस्तों, अगर आपने मूवी अच्छे से देखी है तो आपने देखा होगा कि मेन कैरेक्टर कूपर की बेटी मर्फ अपने पिता से कंप्लेंट करती है कि अंदर एक भूत है। मर्फ का मानना है कि वो भूत असल में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिता कूपर कहते हैं कि असल में ये एक ग्रेविटेशन की अवैधता है। यह अवैधता कूपर के लिए बाइनरी कोड में एक मैसेज भेजता है। ये मैसेज असल में जीपीएस कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि नासा के एक सीक्रेट बेस की लोकेशन बताता है। और मूवी के अंत में भी हमें पता चलता है कि मर्फ की घड़ी में भी कोई मैसेज छोड़ जाता है। नंबर 4, ये ग्रेविटी का इक्वेशन क्या है? तो जब कूपर और उसकी बेटी मर्फ नासा के एक सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं तब वहां मौजूद साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि जिस तरीके की ग्रेविटेशन एनोमली या अवैधता कूपर ने देखी है, बिल्कुल वैसी ही अवैधता उन्हें डिटेक्ट हुई है और उन्हें ये पिछले 50 सालों से डिटेक्ट हो रही है, बिल्कुल उसी टाइम से जब शनि ग्रह के पास एक वर्म होल आया है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी ने जानबूझकर उस वर्म होल को सैटर्न के पास रखा है और उन्हें वे दे कहकर पुकारते हैं। इन ग्रेविटेशन अवैधताओं को देखकर वैज्ञानिक ग्रेविटी का इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिससे खुद ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सके। अब जिस तरह की ग्रेविटेशनल एनोमली कूपर, मर्फ और दूसरे वैज्ञानिकों को डिटेक्ट की थी, उसकी वजह से उन्हें ग्रेविटी के बारे में जितनी भी चीजें पता चलती हैं उन्हें फिर से इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ रही थी। अब अगर हमारी धरती मर रही है और ह्यूमैनिटी को भारी मात्रा में प्लेनेट छोड़कर जाना है तो आज के रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए नामुमकिन होगा। ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही थी और इंसान और रॉकेट बहुत ही भारी हैं। अब ग्रेविटी इक्वेशन की हेल्प से इंसान ग्रेविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं और भारी मात्रा में फ्यूल और लाइफ दोनों को प्लेनेट से बाहर निकाल कर रखना चाहते हैं। अब मूवी में एक प्रोफेसर ब्रांड नाम का एक कैरेक्टर है जो करीब 40 साल से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो जिस इक्वेशन पर काम कर रहा था वो रिलेटिविटी थियरी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। अब अगर सच में इस ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसे और डेटा की जरूरत होगी जो कि सिर्फ ब्लैक होल के अंदर मिल सकती है। अब ग्रेविटी को कंट्रोल करने के इस तरीके का आइडिया भले ही साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में ये बहुत ही गहरा सवाल है। नंबर 5, ये प्लान बी क्या है? दोस्तों, तब कूपर दूसरे एस्ट्रोनॉट के साथ उस वर्म होल के अंदर गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है जहां पॉसिबली एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ है और जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन शिफ्ट हो सकती है। अब नासा ने कूपर के आने से पहले कुछ एस्ट्रोनॉट को उस वर्म होल के जरिए अंदर भेजा था। अब वो सभी वैज्ञानिक वर्म होल के अंदर एक एक प्लेनेट पर बस गए थे और उन्होंने अर्थ पर सिग्नल भेजे थे कि क्या वो प्लेनेट हैबिटेबल हो सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर टोटली 3 प्लेनेट ऐसे थे जहाँ से सिग्नल आए थे कि हाँ, इस प्लेनेट पे ह्यूमंस आकर रह सकते हैं। कूपर और दूसरे एस्ट्रोनॉट उस प्लेनेट को
कूपर और दूसरे एस्ट्रोनॉट उस प्लेनेट पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि क्या सच में वहाँ लाइफ पॉसिबल है भी या नहीं। अब डॉक्टर ब्रैंड यहाँ पर धरती पर ग्रेविटी का इक्वेशन ढूंढकर ह्यूमंस को वहाँ से निकालने के तरीके ढूंढ रहे थे और वहाँ कूपर स्पेस में हैबिटेबल प्लेनेट को खोज रहा था। लेकिन डॉक्टर ब्रैंड के पास एक बैकअप प्लान भी था, जो कि प्लान बी था। अब वो ग्रेविटी का इक्वेशन नहीं ढूंढ पाते तो वो नए प्लेनेट को फर्टिलाइज एग के जरिए रीपॉपुलेट करेंगे ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा जिंदा रह सके। लेकिन आखिर में ये पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैंड ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं पाए, तो इसका मतलब प्लान बी असल में प्लान ए ही था। नंबर 6, ये वार्म होल क्या है? दोस्तों, इंटरस्टेलर ट्रेवल यानी बहुत ही स्टार्स और सोलर सिस्टम के थ्रू मूव करने टेक्निकली इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है जहां लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नया घर ढूंढने के लिए ह्यूमंस को एक नया प्लेनेट खोजने की जरूरत है, जो कि शायद यूनिवर्स के दूसरे कोने में लोकेटेड भी हो सकता है। अब उस दूसरे तरीके तक समय रहते पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है वार्म होल। अब दोस्तों, इस मूवी में एक वार्म होल सैटर्न के पास आता है जहाँ ग्रेविटेशन की सबसे बड़ी अवैधता दिखाई देती है। इस वार्म होल के अंदर से जाकर पॉसिबल है कि दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। वार्म होल का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, जिसे हम आइंस्टीन-रोजन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिज स्पेस और टाइम को बेंड करके बनता है, जिसमें यूनिवर्स के दूर दूर के पॉइंट्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। नंबर 7, वार्म होल को आखिर वहाँ पर रखा किसने? दोस्तों, वार्म होल नेचुरली नहीं आते। जाहिर सी बात है कि किसी न किसी ने वार्म होल को वहाँ पर जानबूझकर रखा होगा। फिल्म के शुरुआत में हमें यकीन दिलाया जाता है कि एक अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन है जो कि इंसानों को किसी तरह मदद कर रहा है, क्योंकि आखिरी में कूपर बताता है कि वो एलियंस असल में हम इंसान ही हैं। ये अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन फ्यूचर के ह्यूमंस ही हैं, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को इस कदर मास्टर कर लिया है कि वो 5 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो टाइम और स्पेस के थ्रू आगे पीछे आसानी से आ जा सकते हैं। मूवी में हम इस एडवांस सिविलाइजेशन से कभी नहीं मिलते। क्रिस्टोफर नॉलन अपनी मूवी की बहुत सी चीजों को मिस्ट्री रखना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 8, उस प्लेनेट पर टाइम ज्यादा तेजी से मूव क्यों करता है? दोस्तों, कूपर और उसकी टीम वार्म होल के अंदर से होकर गैलेक्सी के दूसरे तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि फ्यूल कम होने की वजह से उन्हें किन्हीं 2 प्लेनेट पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और सबसे पहला प्लेनेट था ओशियन प्लेनेट, जो कि बहुत बड़े ब्लैक होल के करीब ऑर्बिट कर रहा था। अब फिल्म में ये एक्सप्लेन किया गया था कि ब्लैक होल बहुत ही बड़े ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती के 7 साल उस प्लेनेट पर सिर्फ 1 घंटे के बराबर था। यानी कि अगर आप उस प्लेनेट पर 7 घंटे रहेंगे तो धरती पर 50 साल बीत चुके होंगे। अब मुझे यार आपका तो पता नहीं, पर मैं ये स्टेटमेंट सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और बार बार मन में यही सवाल आ रहा था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो इसका डरावना जवाब है जी हाँ, हो सकता है। ब्लैक होल स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है, जिसकी ग्रेविटेशनल शक्तियाँ ओशियन प्लेनेट को ब्लैक होल की तरफ खींचता और सिकोड़ता है। अर्थ के कंपैरिजन में ओशियन प्लेनेट पर स्पेस टाइम बहुत मुड़ा हुआ है। अब आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी इन सभी में चाबी की तरह है। सन 1915 में उन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा स्पेस और टाइम को बेंड करेगा। अब अर्थ के अराउंड जो स्पेस टाइम है वो ओशियन प्लेनेट के स्पेस टाइम से बहुत ही अलग है, इसीलिए रिलेटिविटी की वजह से टाइम इतनी यूनिक तरीके से मूव करता है। मूवी ने इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज किया है और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक तरीके से रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों, अब तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनी चीजें सच हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ ही सालों में देखा है, इस बात की पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि धरती पर ऐसी कोई बीमारी नहीं फैलेगी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देगी। कोरोना वायरस ने हम इंसानों को दिखा दिया है कि कुदरत के सामने हम कितनी छोटी सी चीज हैं और हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ग्रेविटी को कंट्रोल करना या फिर वार्म होल के थ्रू ऐसी गैलेक्सी में जाना जहाँ हैबिटेबल प्लेनेट हो सकते हैं, इन सभी चीजों को तो हम 100 सालों तक ही भूल ही जाए। ह्यूमन के पैरों के कदम अब तक मार्स तक ही नहीं पहुँच पाए हैं और सैटर्न तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक वार्म होल के कॉन्सेप्ट की बात है तो वो केवल जनरल रिलेटिविटी सॉल्यूशन के लिए ठीक है। अब तक किसी ने वार्म होल को देखा या बनाया नहीं है। नंबर 9, ब्लैक होल के अंदर बुक शेल्फ्स क्यों थे? दोस्तों, ओशियन प्लेनेट पर कूपर और उसकी टीम को कुछ नहीं मिलता, उल्टा वो धरती के 23 साल खो देते हैं। जब वो फिर से लौटता है तो उसकी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होती है और खुद टॉप साइंटिस्ट बन चुकी होती है, जो ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए कूपर दूसरे प्लेनेट, जो कि बिल्कुल एक आइस वर्ल्ड की तरह है, वहां इन्वेस्टिगेट करने जाता है और वहां पर मौजूद पहले से साइंटिस्ट हाइबरनेशन स्लीप से उठाया जाता है। और हाँ यार, यहाँ पर इस मूवी में दिखाया जाने वाला क्रायो स्लीप अब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसलिए ये भी एक फिक्शन की ही तरह है। आइस वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट करने वाला वैज्ञानिक असल में विलन होता है। वो गलत मैसेज अर्थ पर भेजता है कि उसके प्लेनेट पर लाइफ है, लेकिन असल में उसका प्लेनेट बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं होता। वो बस वहाँ से निकलकर वापस धरती पर लौटना चाहता है और एक बहुत बड़े सिनेमैटिक एक्शन सीन के बाद कूपर उस ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और उसके साथी साइंटिस्ट तीसरे और आखिरी प्लेनेट जहाँ पर लाइफ हो सकती है वहाँ पहुँच जाती है। अब ब्लैक होल के अंदर मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कूपर और उसके साथ का एक रोबोट
ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन से पास होकर एक 4 डायमेंशनल क्यूब में पहुंच जाते हैं। रोबोट उसे एक्सप्लेन करता है कि असल में अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन ने एक 5 डायमेंशनल रियलिटी में एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनाया है ताकि कूपर को समझ में आ सके। अब कूपर को यहाँ पर उसकी बेटी का बेडरूम दिखता है जहाँ वो सिर्फ 10 साल की हुआ करती थी। उस टाइम का हर मोमेंट इनफाइनाइट लाइन की तरह दिखता है जो कि कूपर आराम से ट्रेवल और एक्सपीरियंस कर सकता है। वहाँ पर वो टाइम के अराउंड फिजिकली मूव कर रहा होता है। अल्ट्रा एडवांस स्पीसीज के लिए टाइम एक फिजिकल डायमेंशन बन गया है। वो पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा चढ़ और उतर सकता है। अब कूपर फिजिकली तो टाइम में पीछे ट्रेवल कर नहीं सकता, लेकिन हमने मूवी में देखा है कि ग्रेविटी और टाइम डायमेंशन को क्रॉस कर सकती है। तो अब कूपर ग्रेविटी के थ्रू अपनी बेटी को मैसेज भेज रहा है। असल में शुरुआत में मर्फ के रूम में जो भूत बताया जा रहा था वो खुद कूपर ही था। धीरे धीरे पहले तो अपनी बेटी को नासा की लोकेशन के मैसेज भेजता है, फिर वो ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करने का डेटा भेजता है। अब याद है कि जब मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी इक्वेशन इसलिए नहीं सॉल्व हो पा रही थी क्योंकि उन्हें ब्लैक होल के अंदर के और डेटा की जरूरत थी। जब कूपर ब्लैक होल में जाता है तो उसके साथ साथ मौजूद एक रोबोट सारे क्वांटम डेटा को कलेक्ट कर लेता है और सारे इन्फॉर्मेशन को मोड फोर्स के थ्रू अपनी बेटी की घड़ी में भेजता है और उसकी बेटी सक्सेसफुली ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। नंबर 10, अंत में वो ट्यूब जैसा अर्थ क्या है। दोस्तों, कूपर की बेटी मर्फ क्वांटम डेटा का इस्तेमाल करके ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। अब वो जान गई है कि ग्रेविटी की शक्ति को कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि कैसे कम या ज्यादा करना है। इस वजह से ह्यूमैनिटी बहुत बड़े मात्रा में अर्थ को छोड़ने में कामयाब हो जाती है। पूरे सोलर सिस्टम में अब एक ट्यूब जैसी कॉलोनी है जहाँ ह्यूमंस रह सकते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।